स्टार्ट करने वाले हैं नया चैप्टर क्लास 11 का चैप्टर 7। इसका ये पहला लेक्चर है, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन एनिमल्स, मतलब कि टिश्यू। ठीक है, तो हमने चैप्टर कंप्लीट किया था। आपका कौन सा चैप्टर कंप्लीट किया था? फोटोसिंथेसिस कंप्लीट किया था। मुझे लगता है कि उसमें कोई दिक्कत अगर नहीं होनी चाहिए, अगर होती है उससे प्लीज़ कमेंट बॉक्स में पूछिए। चैनल के साथ बने रहिए और वीडियोस को वॉच करते रहिए। ठीक है, तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं एनिमल टिश्यू। सबसे पहले टिश्यू क्या होता है? टिश्यू को हम डिफाइन कर सकते हैं, ग्रुप ऑफ वन और मेनी टाइप्स ऑफ सेल्स जिसका ओरिजिन सेम हो और वो कोई स्पेशलाइज्ड फंक्शन करे। ठीक है, कोई एक यूनिक फंक्शन करती हैं ग्रुप ऑफ सेल्स, जो एक तरह की सेल्स हो या एक से ज़्यादा तरह की सेल्स हो, जब एक साथ एक स्पेशलाइज्ड फंक्शन करती हैं, जिसमें कि इंट्रासेलुलर फ्लूइड क्या होता है? जो सेल्स के बीच में जो स्पेस होता है उसमें जो फ्लूइड होता है उसे कहते हैं इंट्रासेलुलर फ्लूइड या एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड। उनके साथ टिश्यू की स्टडी को कहा जाता है हिस्टोलॉजी। फादर ऑफ हिस्टोलॉजी कौन है? पॉल मेयर। टिश्यू टर्म दिया गया था बाइचेट के द्वारा। एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड अभी आपको बताया। एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड जो है, जो नैरो स्पेस सेल्स के बीच में होती हैं, उनमें फ्लूइड भरा होता है। इसी फ्लूइड को हम कहते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर या इंट्रासेलुलर फ्लूइड। इन फ्लूइड्स का रोल होता है, वाइटल रोल होता है सब्सटेंसेस को मूव करने में। सेल्स के बीच में जो सब्सटेंसेस हैं वो मूव करते हैं। किसकी वजह से मूव करते हैं? इस फ्लूइड में घुस के ही मूव करते हैं। जो न्यूट्रिएंट्स हैं, जो वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं, ये मूव कैसे करेंगे फ्लूइड में? जब फ्लूइड होगा वहाँ पे कुछ मटेरियल होगा, लिक्विड मटेरियल होगा। ये एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड का काम है। अब टिश्यूज़ के टाइप्स को, एनिमल टिश्यूज़ के टाइप्स को 4 टाइप्स में डिवाइड किया गया है: एपिथेलियल, मस्कुलर, कनेक्टिव और नर्वस टिश्यू। आज हम करेंगे एपिथेलियल टिश्यू और मस्कुलर टिश्यू। सबसे पहले एपिथेलियल टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू का ओरिजिन, बहुत बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि एपिथेलियल टिश्यू का ओरिजिन केवल एक्टोडर्म से होता है। ऐसा नहीं है। एपिथेलियल टिश्यू का ओरिजिन तीनों से हो सकता है, एक्टोडर्म से भी, मेसोडर्म से भी और एंडोडर्म से भी। ठीक है, एक्टोडर्म से जो ओरिजिनेटेड एपिथेलियल होते हैं वो उसे एपिडर्मिस कहते हैं। मेसोडर्म जो बॉडी कैविटी होती है, बॉडी कैविटी हमने एनिमल किंगडम में क्लियर आपको समझाई थी। जो बॉडी कैविटी होती है उसकी जो लाइनिंग होती है, जिसे हम कहते हैं सिलोमिक लाइनिंग कहते हैं, उसकी ओरिजिन कैसे है? वो मेसोडर्म से है। एपिथेलियल लाइनिंग जैसे ब्लड वेसल्स की जो लाइनिंग है उसकी ओरिजिन कैसी है? एंडोडर्मल है। तो एपिथेलियल टिश्यूज की ओरिजिन तीनों हो सकती है, एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म। ये एपिथेलियल टिश्यू एक मेम्ब्रेन पर स्थित होती हैं, जिसे कहते हैं बेसमेंट मेम्ब्रेन। ठीक है, ये मेम्ब्रेन थिन होती है और नॉन सेलुलर मेम्ब्रेन होती है। ठीक है, ये नॉन सेलुलर मेम्ब्रेन होती है, जिसके ऊपर एपिथेलियल टिश्यू बेसमेंट मेम्ब्रेन है। ये भी बाइलेयर होती है। ठीक है, ये भी बाइलेयर होती है। बाहर वाली जो होती है ये थिन होती है, ये वाली थिन होती है, और अंदर वाली जो होती है ये इनर वाली ये थिक होती है। तो एपिडर्मल टिश्यू आपकी ये बेसमेंट मेम्ब्रेन पर होती है। ये पूरा बेसमेंट मेम्ब्रेन है। आउटर लेयर बेसमेंट मेम्ब्रेन का ये थिन होता है, जो डायरेक्टली कांटेक्ट में होता है एपिथेलिया के, और इनर वाला ये थिक होता है, और जो कांटेक्ट में होता है नीचे इसके क्या प्रेजेंट होते हैं? कनेक्टिव टिश्यूज के कांटेक्ट में होता है। तो एपिथेलियल टिश्यू सबसे बाहर है, उसके नीचे बेसमेंट मेम्ब्रेन है। बेसमेंट मेम्ब्रेन में बाहर आउटर मेम्ब्रेन पतली है और ये एपिथेलियल टिश्यू के डायरेक्ट कांटेक्ट में है। ठीक है, ये आउटर मेम्ब्रेन जो होगी ये क्या है? आउटर मेम्ब्रेन, सॉरी, एपिथेलियल टिश्यू जो है ये प्रेजेंट है आउटर मेम्ब्रेन पे,
बेसमेंट मेम्ब्रेन, बेसमेंट मेम्ब्रेन जो है वो आउटर मेम्ब्रेन इसका ठीक एपिथेलियल टिश्यू के नीचे होता है और इनर मेम्ब्रेन ठीक कनेक्टिव टिश्यू के ऊपर होता है। क्लासिफाई करें अगर हम एनिमल टिश्यूज को, तो ब्रॉडली 2 टाइप्स में क्लासिफाई करते हैं, सिंपल एपिथेलियल टिश्यू और कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू। सिंपल एपिथेलियल टिश्यू में 5 टाइप्स हैं, स्क्वैमस, क्यूबॉइडल, कॉलमनर, सीलिएटेड और स्यूडो स्ट्रेटिफाइड। कैसा इनका शेप है उसके बेसिस पे इन्हें डिवाइड किया गया 5 टाइप्स में। कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू में 2 टाइप्स हैं, स्ट्रेटिफाइड और नॉन स्ट्रेटिफाइड। स्ट्रेटिफाइड में 2 टाइप्स हैं, केराटिनाइज्ड और नॉन केराटिनाइज्ड। तो एक एक करके इसे हम सिंपल एपिथेलियल टिश्यू। सिंपल एपिथेलियल टिश्यू में पहला है स्क्वैमस एपिथेलियम। स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यूज ये थिन होती हैं, ठीक है, स्क्वैमस मतलब ये प्लेट शेप, चिपटी, तो ये पतली होती हैं, चिपटी होती हैं और ये टाइटली पैक्ड होती हैं। इनके बीच में जो स्पेसेस है ना, या तो नहीं होते हैं या फिर बहुत कम होते हैं, इसलिए ये टाइल्स के फ्लोर की तरह, मतलब फ्लोर पे जो टाइल्स है उसकी तरह से इनका अरेंजमेंट होता है, इसलिए इसे पेवमेंट एपिथेलियम भी कहते हैं। जनरली ये पॉलीगोनल इन शेप होती हैं। न्यूक्लियस भी इनका फ्लैट होता है और सेंटर में प्रेजेंट होता है, ठीक है। इसका लोकेशन क्या क्या है, चीक की इनर लाइनिंग, तो चीक है आपकी, उसकी जो अंदर की लाइनिंग है, बॉमेंस कैप्सूल, नेफ्रॉन्स में जो बॉमेंस कैप्सूल कप शेप स्ट्रक्चर होता है उसे बॉमेंस कैप्सूल कहते हैं। बॉमेंस कैप्सूल, एल्वियोलाई की लाइनिंग, लंग्स में जो एयर सैक्स होते हैं जहाँ पे एक्सचेंज, जहाँ भी पतली परत होती है जो एक्सचेंज का काम करती है, वहाँ पर स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यूज होते हैं। ब्लड वेसल्स ये इसका ओरिजिन क्या है, एंडोडर्मल है, ठीक है। ब्लड वेसल्स की जो लेयर है ये भी क्या है, स्क्वैमस एपिथेलियम, जिससे कि ये एक्सचेंज का काम करती है। तो इस तरह से इनर चीक लाइनिंग क्या काम कर रही है, प्रोटेक्शन का काम कर रही है। बॉमन्स कैप्सूल, एल्वियोलाई लाइनिंग, ये एक्सचेंज ऑफ गैसेस का काम कर रही है। ब्लड वेसल्स भी एक्सचेंज का काम कर रही है। बॉमन्स कैप्सूल ये एक्सचेंज ऑफ मटेरियल भी कर रही है और एक्सप्रेशन का भी काम कर रही है, ठीक है। टेसिलेटेड एपिथेलियल टिश्यू, टेसिलेटेड एपिथेलियल टिश्यू मतलब कि जिनकी आउटर लाइनिंग जो होती है ना ये ऐसे वेवी होती है, उसे हम कहते हैं टेसिलेटेड एपिथेलियल टिश्यू। टेसिलेटेड एपिथेलियल टिश्यू में ओरिजिन की वजह से इसे 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया है, मीजोथेलियल और एंडोथेलियल। मीजोथेलियल मतलब मीजोडर्म से जो ओरिजिनेटेड है, जो सीलोम में प्रेजेंट है, और एंडोथेलियल, ठीक है। और एंडोथेलियल टिश्यूज जो होती है, एंडोथेलियल टिश्यूज ये ब्लड वेसल की लाइनिंग में प्रेजेंट होती हैं। एंडोथेलियल टिश्यूज इनका ओरिजिन क्या है, एंडोडर्मिस है, एंडोडर्मिस है इसका ओरिजिन, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं टेसिलेटेड एपिथेलियल टिश्यू। तो ये थे आपका स्क्वैमस एपिथेलियम। क्यूबॉइडल एपिथेलियम मतलब कि जो शेप है सेल्स का वो क्यूब शेप होता है। न्यूक्लियस इसके राउंड होते हैं, सेंटर में होते हैं। प्रेजेंट कहाँ पे है, ये पीसीटी, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, नेफ्रॉन्स में जो बॉमेंस कैप्सूल होती है ना, बॉमेंस कैप्सूल के नीचे वाला जो रीजन होता है, बॉमेंस कैप्सूल के नीचे, ये क्या है, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में ये माइक्रोविलाइज होते हैं, माइक्रोविलाइज होते हैं। ये लेयर जो होती है ये क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू की बनी होती है। ग्लैंड्स जो होती हैं उनकी डक्ट भी जो होती है वो क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू की बनी होती है। क्योंकि इसमें माइक्रोविलाई होते हैं इसलिए इसे ब्रश बॉर्डर्ड क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू भी कहते हैं। इसके अलावा ये ओवरीज और टेस्टिस में पाए जाते हैं। ओवरीज और टेस्टिस के जो ट्यूब्यूल्स हैं उसमें पाए जाते हैं और इसे जर्मिनल एपिथेलियम कहते हैं, जहाँ से जो है वो गैमीट का फॉर्मेशन होता है उसकी लाइनिंग पर,
ठीक है, जो ट्यूब्यूल्स हैं ओवरीज और टेस्टिकल जहाँ पे गैमीट का फॉर्मेशन हो रहा है उसकी लाइनिंग पर भी क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यूज पाई जाती हैं, जिसे जर्मिनल एपिथेलियम कहते हैं। फंक्शन क्या है इसका? प्रोटेक्शन है, सिक्रीशन, एब्जॉर्प्शन, गैमीट फॉर्मेशन। ठीक है, फंक्शन इनका ये है। नेक्स्ट इज कॉलमनर शेप। इनका कॉलम शेप होता है, मतलब ये ज़्यादा लंबी होती है। न्यूक्लियस भी इसके इलोंगेटेड होते हैं और वेरिएबल पोजीशन पे होते हैं, कभी कहीं ऊपर होते हैं कहीं नीचे होते हैं। लोकेशन क्या है इनका? स्टमक में पैंक्रियाटिक ट्यूब्यूल्स, गैस्ट्रिक ग्लैंड, स्टमक में जो ग्लैंड्स होती हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, यहाँ से एंजाइम रिलीज होती है, उसमें इंटेस्टाइन, गॉल ब्लैडर की लाइनिंग में इनका प्रेजेंस होता है। काम क्या है इसका भी काम? प्रोटेक्शन, सिक्रेशन और एब्जॉर्प्शन। क्यूबॉइडल और कॉलमनर एपिथेलियम टिश्यू का मेन काम यही होता है, सिक्रेशन और एब्जॉर्प्शन। और स्क्वामस का आप जानिए कि मेन काम होता है प्रोटेक्शन। ठीक है, इसके अलावा स्टमक और इंटेस्टाइनल लाइनिंग जो होती हैं वो एक कार्बोहाइड्रेट रिलीज करती हैं, स्लाइमी फ्लूइड रिलीज करती हैं, जो कि केमिकली क्या है? कार्बोहाइड्रेट है, जिसे कहते हैं म्यूकस। ठीक है, जो डाइजेशन में मदद करता है। जो सेल्स इसको सिक्रीट करती हैं उसे कहते हैं गॉबलेट सेल्स। ये इनका भी शेप क्या होता है? कॉलमनर होता है। इंटेस्टाइन में इनमें माइक्रोविलाई पाई जाती है फ्री एंड्स पे, माइक्रोविलाई पाई जाती है फ्री एंड्स पे। ठीक है, और शेप इनका क्या होता है? कॉलमनर। तो सीलिएटेड कॉलमनर जो होती हैं वो इंटेस्टाइन में पाई जाती हैं। और सीलिएटेड क्यूबॉइडल किस में पाई जा रही थी? प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल्स में। नेक्स्ट इज सीलिएटेड एपिथेलिया। सीलिएटेड एपिथेलिया वही चीजें हैं कि या तो ये क्यूबॉइडल शेप की होती है या फिर कॉलमनर शेप की होती है, और इनमें सीलिया प्रेजेंट होते हैं, जिसे कहते हैं सीलिएटेड एपिथेलियम। और ये जो सीलिया होती है ये अराइज होती है बेसल ग्रैन्यूल से, जो सेल मेम्ब्रेन के नीचे बेसल ग्रैन्यूल्स होते हैं वहाँ से ये अराइज होती है। ठीक है, देखिए ये एपिथेलियल लेयर किस पे स्थित है? ये जो है ये बेसमेंट मेम्ब्रेन पर रेस्ट करती है। क्यूबॉइडल सीलिएटेड एपिथेलियम का एग्जांपल है यूरिनरी ब्लैडर। कॉलमनर का एग्जांपल है ओविडक्ट, नेजल पैसेज, स्पाइनल कॉर्ड। ये ऑफ एम्ब्रियो, ये कॉलमनर सीलिएटेड का एग्जांपल है। काम इसका वही है, प्रोटेक्शन उतना काम नहीं है, इसका मेन काम है मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस इन पर्टिकुलर डायरेक्शन। क्योंकि इसमें सीलिया जो हैं प्रेजेंट हैं, इसलिए जब फ्लो करेगी कोई चीज़ तो ये सीलिया उस तरफ घूम जाते हैं, जिसे बैकवर्ड फ्लो को ये रोकते हैं। तो ये जो है ये मूवमेंट में मदद करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है स्यूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलिया। स्यूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल सेल्स ये देखने में लगती हैं कि दो लेयर हैं, लेकिन होती एक लेयर है, क्योंकि इनमें कुछ सेल्स जो होती हैं छोटी होती हैं, कुछ सेल्स बड़ी होती हैं, तो इसलिए ये लगती हैं कि ये मल्टी लेयर्ड हैं, इसीलिए इसको कहते हैं स्यूडो स्ट्रेटिफाइड। स्ट्रेटिफाइड मीन्स मल्टी लेयर्ड। जैसे आगे हम पढ़ेंगे स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू, तो ये स्यूडो स्ट्रेटिफाइड है, मतलब देखने में लग रही मल्टी लेयर है लेकिन ये है सिंगल लेयर। और दोनों जो छोटी सेल्स हो या बड़ी सेल्स हो, दोनों ही रेस्ट करती हैं बेसमेंट मेम्ब्रेन पर। स्यूडो स्ट्रेटिफाइड कॉलमनर भी हो सकती हैं और कॉलमनर सीलिएटेड भी हो सकती हैं। कॉलमनर का एग्जाम्पल है जैसे कि पैरोटिड सलाइवरी डक्ट, यूरेथ्रा ऑफ मेल, ओल्फैक्टरी म्यूकोसा, ये सब एग्जाम्पल्स आपको याद करने पड़ेंगे। स्यूडो स्ट्रेटिफाइड कॉलमनर जो है वो ट्रैकिया, लार्ज ब्रोंकाई, ये स्यूडो स्ट्रेटिफाइड कॉलमनर सीलिएटेड है। सीलिएटेड है तो इनका काम क्या होगा? मूवमेंट ऑफ सिक्रीशन। ठीक है, और यूड क्योंकि यहाँ भी प्रेजेंट है, यूरेथ्रा ऑफ मेल में प्रेजेंट है, तो यूरिन और सीमेन का मूवमेंट नोज में प्रेजेंट होती हैं, ट्रैकिया में प्रेजेंट होती हैं। तो जो म्यूकस होता है लोडेड विद डस्ट, उसको ये रिलीज करती हैं बाहर की ओर। ठीक है, तो इनका मेन फंक्शन क्या है? मूवमेंट और सिक्रेशन, मूवमेंट ऑफ फ्लूइड। नेक्स्ट इज कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू। कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू
ये कुछ लेयर्स से कई लेयर्स तक की हो सकती हैं, थिक होती हैं और स्ट्रॉन्ग होती हैं सिंपल वन से, सिंपल एपिथेलियल टिश्यू से, क्योंकि वो सिंगल लेयर्ड है, ये मल्टी लेयर्ड है। इसमें ये मल्टी लेयर्ड है तो इसमें जो सबसे नीचे वाली लेयर होगी ये बेसमेंट मेम्ब्रेन पर होती है, और जो लेयर बेसमेंट मेम्ब्रेन पर होती है उसे कहते हैं हम जर्मिनेटिव लेयर या स्ट्रेटम जर्मिनेटाइव। ठीक है, ये मल्टी लेयर है, सबसे नीचे वाली लेयर बेसमेंट मेम्ब्रेन पर होगी जिसे कहते हैं जर्मिनेटिव लेयर या स्ट्रेटम जर्मिनेटाइव। इनके बीच में सबसे बाहरी और नीचे जर्मिनेटिव लेयर के बीच की जितनी लेयर्स हैं, मल्टी लेयर्स हैं, उसे कहते हैं ट्रांजिशनल लेयर्स या इंटरमीडिएट लेयर्स। ठीक है। स्ट्रेटिफाइड एपिथेलिया, स्ट्रेटिफाइड एपिथेलिया ये कई लेयर्स की होती है। जर्मिनल सेल्स जो सबसे नीचे होती हैं वो कॉलम शेप की होती हैं, और जो बाहर की लेयर्स होती हैं, सबसे ऊपर वाली जो लेयर होगी इनका शेप डिफरेंट होगा। सबसे नीचे वाली कैसी होंगी, कॉलमनर शेप होंगी, और जो बाहर की सेल्स होंगी जो ये मल्टी लेयर हैं इनका शेप वेरिएबल हो सकता है, चिपटी भी हो सकती हैं या फिर ये ओवल भी हो सकती हैं। जो शेप है सेल का, बाहरी सेल्स का, उसके बेसिस पे 4 टाइप्स की हैं, स्ट्रेटिफाइड, क्यूबॉइडल, कॉलमनर और सीरिएटेड। स्ट्रेटिफाइड अगर बाहर वाली सेल्स चिपटी हैं, ठीक है, बाहर वाली सेल्स, आउटर लेयर वाली सेल्स जो मल्टी लेयर जो आउटर लेयर वाली सेल्स अगर चिपटी हैं, स्क्वैमस हैं, तो उसे कहेंगे स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस। स्ट्रेटिफाइड मीन्स मल्टी लेयर हो गई और बाहर चिपटी है तो ये स्क्वैमस हो गई। दो तरह की होती हैं, केराटिनाइज्ड और नॉन केराटिनाइज्ड। अगर ये सेल्स डेड हो गई, केराटिन इसमें भर गया, तो इसे कहेंगे केराटिनाइज्ड। अगर ये सेल्स डेड नहीं है, लिविंग है, तो इसे कहते हैं नॉन केराटिनाइज्ड। स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम, सबसे नीचे वाली लेयर क्या है, जर्मिनेटिव लेयर, जो कि कैसी है, कॉलमनर शेप है, और इनमें न्यूक्लियस राउंडेड है। ये डिवाइड करेंगी मियोसिस से और नई सेल्स ऊपर की ओर बनाते जाएंगे। ठीक है, धीमे धीमे ये माइटोसिस से जो सेल्स बन रही हैं ये ऊपर की ओर मूव करती हैं। जब ये ऊपर की ओर मूव करती हैं तो धीमे धीमे ये कॉलमनर से चिपटी होती जाती हैं, स्क्वैमस होती जाती हैं, और सरफेस पे पहुंच के ये एकदम चिपटी हो जाती हैं, एकदम फ्लैट हो जाती हैं स्क्वैमस एपिथेलियम की तरह, और इनमें न्यूक्लियस भी फ्लैट हो जाता है। जो इंटरमीडिएट रीजन है, इंटरमीडिएट रीजन की सेल्स होती हैं ये पॉलीहेड्रल होती हैं और इसमें न्यूक्लियाई राउंड होती है। केराटिनाइज्ड हो सकती हैं या फिर नॉन केराटिनाइज्ड हो सकती हैं। अगर ये बाहरी लेयर जो स्क्वैमस लेयर है, इनमें जो साइटोप्लाज्म है ये एक प्रोटीन से ये डेड हो जाती हैं और इसमें एक प्रोटीन भर जाता है जिसे कहते हैं केराटिन, जिसे कहते हैं केराटिन। अगर इसमें केराटिन भर जाता है इनके साइटोप्लाज्म में, साइटोप्लाज्म रिप्लेस हो जाती है केराटिन प्रोटीन से, तो इसे कहते हैं केराटिनाइज्ड। और इस आउटर लेयर को तब हम कहते हैं हॉर्नी लेयर या स्ट्रैटम कॉर्नियम। ठीक है, और इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, साइटोप्लाज्म का केराटिन से रिप्लेस होना, दैट इज नोन एज केराटिनाइजेशन। लोकेशन क्या है, जैसे आपकी स्किन सेल्स हैं, जो बाहरी स्किन की लेयर होती है वो डेड होती है ना, तो ये किसका एग्जाम्पल है, ये है स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम। अगर स्किन कहीं से कट जाती है तो धीमे धीमे वहाँ पे स्किन आ जाती है। क्यों आ जाती है, इसी प्रोसेस की वजह से जो प्रोग्रेसिवली ग्रो कर रहा है, कॉलमनर सेल्स प्रोग्रेसिवली ग्रो कर रही हैं, फ्लैट हो रही हैं, इसके वजह से ये सेल्स वापस से जो कटा हुआ पोर्शन है, जो आउटर लेयर स्क्वैमस लेयर अगर कहीं से निकल जाती है तो उस माइटोसिस के थ्रू नई सेल्स वहाँ पर आ जाती हैं। ठीक है, तो ये एपिडर्मिस की जो स्किन की एपिडर्मिस लेयर है ये स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू है। मेन काम क्या है इसका, प्रोटेक्शन और लॉस ऑफ वाटर। ठीक है, वाटर के लॉस को रोकना और प्रोटेक्शन इसका मेन पर्पस।
दूसरा है नॉन केराटिनाइज्ड स्क्वैमस एपिथेलियम। वो ओपनिंग जैसे बॉडी सरफेस की वो ओपनिंग्स जहाँ ये भी स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू होती हैं, लेकिन यहाँ पर जो सेल्स होती हैं आउटर लेयर की सेल्स ये केराटिनाइज्ड नहीं होती हैं। जैसे कि बक्कल कैविटी की सेल है, ये स्क्वैमस एपिथेलियल सेल है, लेकिन स्क्वैमस एपिथेलियम में अगर हम केवल बाहर की लेयर को देखें तो ये क्या है, सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियल है। पूरी अगर हम लेयर देखें तो ये क्या है, स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू है। इसमें नीचे की ओर उसी तरह कॉलमनर सेल्स होती हैं, फिर ट्रांजिशन सेल्स होती हैं जो कि पॉलीहेड्रल होती हैं, और आउटर जो होती है वो फ्लैट होती हैं। लेकिन आउटर जो फ्लैट हैं वो आपकी केराटिनाइज्ड नहीं होती हैं, ये लिविंग होती हैं। इसमें साइटोप्लाज्म होता है, लिविंग होती हैं। बक्कल कैविटी, ईसोफेगस, एनल कैनाल, वेजाइना एंड लोअर पार्ट ऑफ यूरेथ्रा, ठीक है, ये आउटर ओपनिंग्स जो हैं, ये जो डेड नहीं है, मतलब आउटर ओपनिंग्स जहाँ पर पेन फील होता है, वो क्या कहलाती हैं, वो है नॉन केराटिनाइज्ड। इनका भी काम क्या है, प्रोटेक्शन, ठीक है। नेक्स्ट इज स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल। अगर बाहरी लेयर क्यूबॉइडल है तो इसे कहेंगे स्ट्रेटिफाइड है, कई मल्टी लेयर है, और क्यूबॉइडल है बाहरी लेयर। एग्जाम्पल स्वेट ग्लैंड, सलाइवरी ग्लैंड, पैंक्रियाटिक डक्ट। अगर कॉलमनर है जैसे मेमोरी ग्लैंड, जो एग्जाम्पल ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उसको मैंने हाईलाइट कर दिया है। सीलिएटेड एपिथेलियम है अगर बाहरी लेयर तो वो है, जैसे सीलिया यहाँ पे प्रेजेंट है, लैरिंग्स एंड अपर पार्ट ऑफ सॉफ्ट पैलेट। पैलेट क्या होता है, जो जब हम माउथ खोलते हैं नीचे की फ्लोर जो होती है वहाँ पे टंग होता है, और ऊपर का फ्लोर जो होता है, ठीक है, ऊपर का जो फ्लोर है, जो तालू जिसको हिंदी में कहते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, पैलेट। तो पैलेट में 2 पार्ट्स होते हैं। अगर आपने जीभ को रोटेट करिए तो आगे वाला पोर्शन जो होता है वो टफ होता है, जिसे कहते हैं हार्ड पैलेट, और टंग को पीछे की ओर ले जाइए तो पीछे वाला पोर्शन जो होता है वो सॉफ्ट होता है, जिसे कहते हैं सॉफ्ट पैलेट, ठीक है। तो ये सॉफ्ट पैलेट जो होता है ये सीलिएटेड एपिथेलियल टिश्यू होता है, ठीक है। नेक्स्ट इज ट्रांजिशनल एपिथेलियल। ट्रांजिशनल स्ट्रेटिफाइड में क्या था कि मल्टी लेयर थी, और धीमे धीमे जब नीचे से सेल्स ऊपर जाती हैं तो ये फ्लैट होती जाती है। लेकिन ट्रांजिशनल एपिथेलियल में ऐसा नहीं होता है, ये ऊपर जा कर के फ्लैट नहीं होती हैं, ये लेस फ्लैट होती हैं ऑन द सरफेस, और ये कम लेयर्ड होती हैं, ज़्यादा लेयर्स इसमें नहीं होते हैं। स्ट्रेटिफाइड में ज़्यादा लेयर्स होते हैं, इसमें 3 से 4 लेयर ही होते हैं। और ये ऐसी जगहों में पाई जाती हैं जहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा होती है ट्रांजिशनल एपिथेलियम में। सरफेस सेल्स ग्लोब शेप, ग्लोबुलर शेप है, इंटरमीडिएट पॉलीहेड्रल, और लोअर जर्मिनल सेल्स जो हैं वो कैसी हैं, कॉलमनर शेप। जहाँ पर एक्सपेंशन, जैसे यूटेरस रीजन है, जहाँ पर एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन ज़्यादा होता है, वहाँ पर ये पाई जाती हैं। जब ये स्ट्रेच करती हैं, जब एक्सपैंड करना होता है तो ये सेल्स स्ट्रेच करती हैं, और जब ये कॉन्ट्रैक्ट करती हैं तो ये अपने ओरिजिनल स्टेट में आ जाती हैं, ठीक है। तो पहला वाला देखो अनस्ट्रेच्ड है, ये ओरिजिनल स्टेट में है, मतलब कॉन्ट्रैक्टेड फेज में। जब ये स्ट्रेच्ड है तो ये इस तरह से हो जाती है, एक्सपैंड हो जाती है। एपिथेलियल सेल्स के बीच में सेल जंक्शंस पाए जाते हैं, ठीक है। सेल जंक्शंस सेल्स को आपस में जोड़ते हैं। 3 टाइप्स के सेल जंक्शंस होते हैं, टाइट जंक्शंस, एडहेरेंट जंक्शंस एंड कैप जंक्शंस। टाइट जंक्शंस दो सेल्स के बीच में पाए जाने वाले टाइट जंक्शंस, ये लीकिंग को स्टॉप करते हैं। सेल्स के बीच कोई लीकिंग ना हो, इसको स्टॉप करते हैं, जिससे टाइट जंक्शंस होते हैं। दे स्टॉप द लीकिंग बिटवीन द सेल्स। एथरिंग जंक्शंस दो सेल्स को बहुत स्ट्रॉन्गली बाइंड करते हैं,
और ये सीमेंटिंग मटेरियल की तरह से काम करते हैं। ये दो सेल्स को बहुत स्ट्रांगली बाइंड करते हैं। गैप जंक्शंस, इनके बीच में पोर होता है जिसके वजह से मटेरियल्स इधर से उधर जा सकते हैं, तो कम्युनिकेट करते हैं, ट्रांसफर करते हैं मटेरियल्स का। तो इस तरह के 3 सेल जंक्शंस भी पाए जाते हैं एपिथेलियल टिश्यू। नेक्स्ट है ग्लैंड्स। वो सेल्स, टिश्यू या ऑर्गन जो कि कुछ मटेरियल, यूजफुल मटेरियल ही कहेंगे, जो कि कुछ मटेरियल रिलीज करती हैं, उसे हम क्या कहते हैं? ग्लैंड्स। इनकी ओरिजिन क्या होती है? एपिथेलियल टिश्यू से होती है, इसलिए एपिथेलियल टिश्यू में हम पढ़ रहे हैं। सिक्रेशंस कई तरह के होते हैं ग्लैंड की, जैसे पैंक्रियाज जो होती हैं वो प्रोटीन सिक्रेट करती हैं, प्रोटीनेशियस एंजाइम। एड्रिनल ग्लैंड ये लिपिड हार्मोन सिक्रेट करती हैं। सलाइवरी ग्लैंड ये कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट जो म्यूकस है वो क्या है? कार्बोहाइड्रेट है। जो सलाइवा है वो क्या है? कार्बोहाइड्रेट है। और प्रोटीन्स जो एंजाइम सिक्रेट करती हैं वो प्रोटीन्स है। मेमरी ग्लैंड्स में सब कुछ होता है, कार्बोहाइड्रेट भी होता है। मेमरी ग्लैंड का सिक्रेशन मिल्क जो होता है, कार्बोहाइड्रेट भी होता है, लिपिड भी होता है और प्रोटीन भी होता है। तो केमिकली इनके सिक्रेशंस कुछ भी हो सकते हैं। टाइप्स ऑफ ग्लैंड की वो किस साइट पे सिक्रेशन कर रही हैं, उसे हम उसके बेसिस पे 3 टाइप्स में उसको डिवाइड किया गया है। एक्सोक्राइन ग्लैंड, एक्सोक्राइन ग्लैंड जिन ग्लैंड्स में डक्ट होती है, ठीक है, जिनमें डक्ट होती है और डक्ट के थ्रू सिक्रेशन होता है, उसे कहते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड। एंडोक्राइन ग्लैंड जिनमें डक्ट नहीं होती है, सीधे अपना सिक्रेशन बाहर इस तरह से करते हैं, डक्ट्स नहीं होती हैं, उसे कहते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड्स। हेट्रोक्राइन ग्लैंड्स, हेट्रोक्राइन ग्लैंड्स वो ग्लैंड जिनमें कुछ सेल्स जो हैं वो एंडोक्राइन की तरह बिहेव करती हैं और कुछ जो होती हैं वो एक्सोक्राइन की तरह बिहेव करती हैं, उसे कहते हैं हेट्रोक्राइन ग्लैंड, जैसे कि पैंक्रियाज। मोड ऑफ सिक्रेशन के बेसिस पे 3 टाइप्स से डिवाइड किया गया है, मीरोक्राइन, एपोक्राइन और होलोक्राइन। मीरोक्राइन ये जो है वो अपना सिक्रेशन, ये सेल मेम्ब्रेन के थ्रू बाहर अपना सिक्रीशन बाहर निकालती हैं। सेल्स पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, ये सिक्रीशंस को बाहर निकालती हैं, ठीक है। जैसे कि गॉबलेट सेल्स हैं स्टमक की, और जो म्यूकस सिक्रीट करती हैं, एंजाइम सिक्रीट करती हैं, और जो स्वेट ग्लैंड्स हैं। एपोक्राइन ग्लैंड, एपोक्राइन ग्लैंड जो होती हैं ये इनमें जो है सेल का पोर्शन ब्रेक हो जाता है, सेल्स जो होती हैं इसका एक पोर्शन ब्रेक हो जाता है जिसके अंदर सिक्रेशन रहता है, इसे कहते हैं एपोक्राइन ग्लैंड, जैसे कि मेमरी ग्लैंड। होलोक्राइन ग्लैंड पूरा सेल ही रिमूव हो जाता है, उसके बाद ये सेल मेम्ब्रेन डैमेज हो जाती है और इसका सिक्रेशन बाहर निकलता है, इसे कहते हैं होलोक्राइन। होल पूरा निकल गया, इसे कहते हैं होलोक्राइन। एपो एपिकल रीजन निकल रहा है, ठीक है। तो इसे इस तरह से डिवाइड किया जा सकता है, जैसे कि सिबेशियस ग्लैंड है ये होलोक्राइन ग्लैंड, ठीक है। समझ में आ रहा है? एग्जाम्पल्स हैं कि एग्जाम्पल्स आपको याद करने पड़ेंगे। क्लासिफिकेशन ऑफ एपिथेलियल टिश्यू उनके फंक्शंस के बेसिस पे। ग्लैंडुलर एपिथेलियल टिश्यू वो एपिथेलियल टिश्यू जो कि जिनमें ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं, जो कि यूजफुल मटेरियल प्रोड्यूस करती हैं, उसे कहते हैं ग्लैंडुलर एपिथेलियल टिश्यू। ये यूनिसेलर हो सकती हैं जैसे कि गॉबलेट सेल्स हैं, या मल्टी सेलर हो सकती हैं जैसे कि सलाइवरी ग्लैंड, सेबेशियस ग्लैंड है। सेंसरी एपिथेलियल टिश्यू, जब एपिथेलियल टिश्यू में सेंस ऑफ स्टिमुलाई होता है, उनमें जो है वो सेंसरी सेल्स प्रेजेंट होती हैं, इन एपिथेलियल टिश्यू में सेंसरी सेल्स प्रेजेंट होती हैं, उसे कहते हैं सेंसरी एपिथेलियल टिश्यू। ये स्टिमुलाइज बाहर जो भी चेंजेस हो रहे हैं, इन्वायरमेंटल चेंजेस हो रहे हैं, उनको सेंस कर सकती हैं और उसको इम्पल्स के फॉर्म में भेज सकती हैं, जैसे कि रेटिना में पाई जाती है, बाहर के लाइट को ये फील करता है, स्टिमुलस को ये इम्पल्स में चेंज करता है। नेजल चैम्बर्स
में जो स्मेल हमें आती है इसको ये इम्पल्स में चेंज करता है। तो ये होती है सेंसरी एपिथेलियम। जर्मिनल एपिथेलियम, जर्मिनल एपिथेलियम टिश्यू ये गैमीट्स, ठीक है, गैमीट्स बनाने में मदद करती हैं, जैसे कि ओवरीज और स्पर्म्स को बनाने में जो ट्यूब्यूल रीजन है, जो ओवरीज में प्रेजेंट होती है ओवा को बनाने में, और टेस्टिस में प्रेजेंट होती हैं टेस्टिस के ट्यूब्यूल्स में स्पर्म को बनाने में। तो ये लाइनिंग जो होती है ये होती है टर्मिनल एपिथेलियम की। पिगमेंटेड एपिथेलियम, जिसमें कि पिगमेंट प्रेजेंट होता है, उसे कहते हैं पिगमेंटेड एपिथेलियम, जैसे कि रेटिना की आउटर लेयर पिगमेंटेड है, ठीक है, ये पिगमेंटेड एपिथेलियम हो गया। एब्जॉर्प्टिव एपिथेलियम, जो एब्जॉर्प्शन में मदद करती है, जैसे स्मॉल इंटेस्टाइन है, यूरिनरी ट्यूब्यूल्स हैं, इनमें माइक्रोवेलाइज होती हैं जो कि यूरिनरी ट्यूब्यूल्स में वाटर को एब्जॉर्ब करती है, स्मॉल इंटेस्टाइन में ये एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड करती हैं। तो ये कहलाती है एब्जॉर्प्टिव एपिथेलियम। तो बेसिस ऑन द फंक्शनिंग ये 5 तरह से इनको डिवाइड किया गया है, 5 टाइप्स डिवाइड किया गया है। नेक्स्ट टिश्यू इज मस्कुलर टिश्यू, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक क्या है आपका एपिथेलियल टिश्यू कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, मस्कुलर टिश्यू। मस्कुलर टिश्यू ये 40% बॉडी वेट का पार्ट बनाता है मैमल्स में। मस्कुलर टिश्यू का ओरिजिन केवल मीजोडर्म, ठीक है। मसल्स किसकी बनी होती है, मीजोडर्म की बनी होती है। इनकी स्पेशल प्रॉपर्टीज क्या है, इनमें कॉन्ट्रैक्टिलिटी होती है, मतलब ये कॉन्ट्रैक्ट हो सकते हैं, रिलैक्स हो सकते हैं, हाथ मोड़ते हैं आप तो मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होती है, खोलते हैं तो रिलैक्स होती हैं। इलेक्ट्रिकल एक्साइटेबिलिटी होती है इनमें, जो प्लाज्मा मेमोरी, आप जब मसल जब मूवमेंट एंड लोकोमोशन चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें आपको क्लियर होगा। जो मसल्स की सेल्स होती हैं उनके दोनों साइड में चार्ज प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से इसे पोटेंशियल डिफरेंस होता है। इस पोटेंशियल डिफरेंस के वजह से ही ये जो इफेक्ट है कि जो मैसेज है ये न्यूरॉन्स से ये मसल्स में जाता है। तो इसमें इलेक्ट्रिकल एक्साइटेबिलिटी होती है, ठीक है, जो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है इनमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, जिसकी वजह से मैसेजेस आगे मसल्स में फॉरवर्ड होते हैं। अगर जनरल स्ट्रक्चर देखें मसल का तो ये नैरो सेल्स होती हैं, पतली पतली सेल्स होती हैं, और मसल्स जो होते हैं पैरेलली एक के ऊपर एक अरेंज्ड होते हैं। एक सेल को हम क्या कहते हैं, मायोफाइबर, ठीक है। मसल फाइबर्स को क्या कहते हैं हम, मायोफाइबर। साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म जो होता है मसल का उसे हम कहते हैं, सार्को मतलब होता है फ्लैश, तो इसलिए साइटोप्लाज्म को इसको हम कहते हैं सार्कोप्लाज्म। सेल मेम्ब्रेन, मसल की सेल मेम्ब्रेन को कहते हैं सार्कोलेमा। मसल सेल के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को कहते हैं सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं सार्कोसोम। ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होती है, इसमें सेल के अंदर जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है इसमें कैल्शियम स्टोर होता है, और इस कैल्शियम का काम जब मसल कॉन्ट्रैक्शन हमने इस चैप्टर में पढ़ेंगे, लोकोमोशन वाले चैप्टर में, तब आप देखिए कैल्शियम का यूज वहाँ पर होता है। ये कैल्शियम कॉन्ट्रैक्शन के समय वहाँ पे रिलीज होती हैं इन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, ठीक है। मसल को क्लासिफाई किया गया है 3 टाइप्स में, स्ट्रेटिफाइड, अनस्ट्रेटिफाइड और कार्डियक मसल्स। सबसे पहले स्ट्रेटेड मसल्स, जिसे स्ट्राइट मसल्स या वॉलेंट्री मसल्स, बेस फंक्शन वॉलेंट्री है इसलिए इसे वॉलेंट्री मसल कहते हैं। ये मसल्स, स्ट्रेटेड मसल्स जो होती हैं ब्रांच नहीं होती हैं, इनके एंड्स ब्लंट होते हैं, और इनकी लेंथ लगभग 40 मिलीमीटर लॉन्ग और 20 माइक्रोमीटर वाइड होती है। इनमें डार्क और लाइट बैंड्स, डार्क बैंड्स और लाइट बैंड्स, फायरी बैंड्स दिखाई दे रहे हैं, ये डार्क और लाइट बैंड्स पाए जाते हैं, इसलिए इसे स्ट्राइप्ड मसल्स भी
कहते हैं। और ये एक जो पैरेलल दिखाई दे रहा है ना, ये एक पूरा यहाँ से यहाँ तक ये पूरा एक सेल है, ठीक है। ये एक और कई पैरेलल सेल्स, जो कई सेल्स हैं पैरेलली एक के ऊपर एक अरेंज्ड हैं। एक सेल के अंदर कई न्यूक्लियाई होते हैं, तो इस तरह के अरेंजमेंट को क्या कहते हैं, सिनसाइशियम, ठीक है। एक सेल के अंदर जब कई न्यूक्लियाई होते हैं उसे कहते हैं सिनसाइशियम। डार्क बैंड्स होती हैं, लाइट बैंड्स होती हैं। डार्क बैंड्स को एन आइसोट्रोपिक बैंड्स कहते हैं। एन आइसोट्रोपिक मतलब होता है कि ये लाइट को डिफरेंट प्लेन्स में रिफ्रैक्ट करती है। बस आपको ये जानने की जरूरत है। एनाइसोट्रोपिक डार्क बैंड्स ए बैंड्स है। ए बैंड्स जो होती है वो डार्क बैंड्स है। यहाँ से यहाँ तक की जो बैंड है ये डार्क बैंड है, जिसे ए बैंड, ए बैंड का फुल फॉर्म क्या है, एन आइसोट्रोपिक बैंड। इनके बीच में एक लाइट जोन होता है, मिडिल पार्ट एक लाइट जोन होता है जिसे कहते हैं एच लाइन या हेंसेंस लाइन या एच जोन, ठीक है। ए बैंड के दोनों तरफ, जैसे ये डार्क बैंड होगा, फिर लाइट बैंड होगा, फिर डार्क बैंड होगा, फिर लाइट बैंड होगा, तो इस तरह का अरेंजमेंट होगा। डार्क बैंड ए है और लाइट बैंड आई है। ए के बीच में क्या होगा, एच लाइन होगी या एच जोन होगा, ठीक है, हेंसेंस लाइन होगी। लाइट बैंड जो कि आइसोट्रोपिक है, ये आई से रिप्रेजेंट करते हैं, ये आइसोट्रोपिक है। और इनके बीच में जो मिड लाइन होती है, जो मेम्ब्रेन होती है, इसे हम कहते हैं मेम्ब्रेन ऑफ क्राउजे या जेड लाइन, ठीक है। जेड लाइन या जेड डिस्क भी कह सकते हैं। जेड लाइन ये आई बैंड के बीच में होती है। तो डार्क बैंड ए है जिसके बीच में एच लाइन है, और आई बैंड लाइट है जिसके बीच में जेड लाइन है, ठीक है। एक सार्कोमियर, वन सार्कोमियर की लेंथ क्या होती है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ठीक है। ये एक सार्कोमियर की लेंथ होती है, मतलब वन ए बैंड, हाफ आई बैंड एंड हाफ आई बैंड, ये एक सार्कोमियर की लेंथ होती है। इसे जेड लाइन क्यों कहते हैं, क्योंकि ये जिगजैग लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं, इसे जेड लाइन कहते हैं। ए बैंड कैसा है, एनाइसोट्रोपिक। आई बैंड कैसा है, आइसोट्रोपिक। ए बैंड डार्क है, आई बैंड लाइट है। ए बैंड के बीच में एच जोन है, आई बैंड के बीच में जेड जोन है। और ए बैंड की जब मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करती हैं तो ए बैंड की लंबाई उतनी ही रहती है, जबकि आई बैंड होती है वो छोटी हो जाती है, ठीक है। आई बैंड की लंबाई छोटी हो जाती है। इसको डिटेल में हम लोकोमोशन वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। यहाँ पे आपको स्ट्रक्चर देखना है। नेक्स्ट, अनस्ट्रेटेड मसल्स या वॉलेंट्री मसल्स इसको क्यों कहते हैं, स्ट्रेटेड मसल्स को वॉलेंट्री मसल्स क्यों कहते हैं, क्योंकि वो आपके कंट्रोल में है। जैसे कि लिम्स है, टंग है, ये सब क्या है, वॉलेंट्री मसल्स है जो आपके कंट्रोल में है। अनस्ट्रेटेड मसल्स को स्मूथ मसल्स, विस्टल मसल्स या इनवॉलेंट्री मसल्स कहते हैं, क्योंकि ये विसरल ऑर्गन से पाई जाती है, इसलिए इसे विसरल मसल्स कहते हैं। इनवॉलेंट्री यहाँ पे कंट्रोल में नहीं है, इसलिए इसे इनवॉलेंट्री मसल्स कहते हैं। जैसे कि ये हॉलो इंटरनल ऑर्गन्स में पाई जाती है, जो विसरा है उसमें पाई जाती हैं। एग्जाम्पल, एलिमेंट्री कैनाल, जेनाइटल ट्रैक्ट, इसमें पाई जाती है। ये स्किन के डर्मस लेयर, एपिडर्मिस के नीचे जो डर्मस लेयर है उसमें भी पाई जाती है। ये इनवॉलेंट्री एक्शंस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। इनमें कोई स्ट्रिप नहीं होती है, ये स्पिंडल शेप होते हैं, और स्ट्राइप मसल से इनकी साइज जो होती है ये छोटी होती है। साइज क्या है, 0.2 मीटर लॉन्ग, 8 माइक्रोमीटर वाइड। न्यूक्लियस ओवल होता है, सिंसाइशियम नहीं होता है इसमें। ये यूनिन्यूक्लिएटेड होते हैं, सिंगल यूनिन्यूक्लिएटेड होते हैं, एक सेल में एक ही न्यूक्लियस होता है, ठीक है। फंक्शन पता ही दिया आपको, ये इनवॉलेंटरी एक्शन में रिस्पॉन्सिबल होते हैं। नेक्स्ट इज
कार्डियक मसल्स जो होती हैं ये हार्ट में पाई जाती हैं, कार्डियक नाम से ही पता है हार्ट में पाई जाती हैं। हार्ट के अलावा ये सुपीरियर वेना कावा और पल्मोनरी वेन में, पल्मोनरी वेन और सुपीरियर वेना कावा पता है आपको। सुपीरियर वेना कावा जो है वो इनप्योर ब्लड बॉडी के अपर रीजन से लेकर आता है, और पल्मोनरी वेन क्या करती है, पल्मोनरी वेन प्योर ब्लड को लंग से लेकर के आती है। ठीक है, तो इनमें भी कार्डियक मसल्स पाई जाती हैं। इनका शेप ये जो है ये स्ट्रेटेड मसल्स की तरह ही होता है, लेकिन ये जो स्ट्रेटेड मसल्स होती है वो ब्रांच्ड नहीं होती है। ये क्या होती है, ब्रांच होती है। ये इंटरकनेक्टेड ऑब्लिक ब्रिजेस से ये जुड़ी होती हैं। इनमें माइटोकॉन्ड्रिया बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि इन्हें बहुत फंक्शन करना है। ये कभी रुकती नहीं है, कभी थकती नहीं है, जीवन भर ये चलती रहती है, जीवन भर ये काम करती रहती है। तो इसमें माइटोकॉन्ड्रिया की मात्रा ज़्यादा होती है, जिससे कि ये एनर्जी को दे। ठीक है, एनर्जी रिक्वायरमेंट के लिए ग्लाइकोजन ग्रैन्यूल्स भी उसमें होते हैं टू मीट द एनर्जी रिक्वायरमेंट फॉर पंपिंग। रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन इनमें होता है। ये भी यूनिन्यूक्लिएटेड होते हैं। न्यूक्लियस इनमें सेंटर में प्रेजेंट होता है। इसमें डार्क और लाइट बैंड्स पाए जाते हैं। ठीक है, ए बैंड्स और आई बैंड्स इसमें पाए जाते हैं। फीचर क्या है कि ये इनमें जो वेव है उसका जो ये कॉन्ट्रैक्शन के लिए जो इम्पल्स है ये सेल्फ जेनरेटेड होते हैं। ठीक है, इनमें ब्लड सप्लाई होती है, हाई ब्लड सप्लाई कैसे होती है, कैपिलरीज इन मसल्स में प्रेजेंट होती हैं, लिम्फेटिक कैपिलरीज भी प्रेजेंट होती हैं, और इनमें ये बैंड्स पाए जाते हैं, स्ट्रेटेशंस कह सकते हैं, बैंड्स पाए जाते हैं। ये जुड़े होते हैं, ये हार्ट मसल्स जुड़ी होती हैं सीएनएस और एएनएस से, सेंट्रल नर्वस सिस्टम और ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम के से भी ये जुड़ी होती हैं, इनसे कंट्रोल में होती हैं। ये 3D नेटवर्क बनाते हैं। 3D नेटवर्क मतलब कि ये पैरेलल वही है जो पैरेलल मसल्स हैं, ये आपस में इंटर कनेक्टेड होती हैं। तो ये हो गया आपका मस्कुलर टिश्यू। तो आज हमने यहाँ पढ़ लिया एपिथेलियल टिश्यू और मस्कुलर टिश्यू। आगे हम पढ़ेंगे कनेक्टिव टिश्यू और नर्वस टिश्यू। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम उसको कोशिश करेंगे पूरा करने के लिए। चलिए, चैनल के साथ बने रहिए, वॉच करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलती रहे। चलिए, गुड डे, बी हेल्दी, स्टे सेफ।